नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं अरुण अग्रवाल। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए अन्य टॉपिक जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होते हैं, और इसके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि यह थोड़ा कंसेप्चुअल है, अवधारणात्मक है। तो कई छात्र अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए प्रश्नों को एग्ज़ाम में देखते ही छोड़ देते हैं। या तो उनकी समझ उस स्तर पे नहीं होती है, या फिर उनकी पढ़ाई में ऐसी कुछ कमी रह जाती है जिसके कारण वो इस सेगमेंट से जुड़े हुए प्रश्नों को टैकल नहीं कर पाते। तो आपकी इसी समस्या का समाधान करने के लिए हम लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए, इकोनॉमी से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनकी सीरीज शुरू करने का एक निर्णय लिया था। इस कड़ी में आज हमारा दूसरा वीडियो है। दोस्तों, कल हम लोगों ने समझा था कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में मूलभूत अंतर क्या है, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, और उससे जुड़ी हुई अन्य जो आधारभूत बातें थी उसको कल हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था। दोस्तों, बहुत खुशी है मुझे कि हमारे द्वारा YouTube चैनल पे जो वीडियो पोस्ट किया गया था उसे आप लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ देखा है, और आप लोगों ने उसमें बहुत ही पॉजिटिव कमेंट हमें दिया है। हम कोशिश करेंगे कि लगातार अलग अलग टॉपिक के वीडियो आपको हम उपलब्ध कराते रहें, और आपके द्वारा जो सुझाव हमें प्राप्त होते हैं उन सुझावों पर अमल करते हुए हम इसमें और जो सुधार कर सकते हैं निश्चित रूप से हम अपने वीडियो में उस तरह के सुधार करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, कल जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक का जो समापन हुआ था, जो अंत हुआ था, उसमें मैंने आप लोगों से एक बात बताई थी कि अर्थव्यवस्था जो है, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था को हम लोगों ने जब अलग किया था, बाइफरकेट किया था, अलग अलग करके समझा था, तो हम लोगों ने देखा था कि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का ही व्यावहारिक प्रयोग है। और हमने आपसे बताया था कि दुनिया में अलग अलग देशों की जो सरकारें हैं, वहाँ की जो परिस्थितियां हैं, उसके अनुरूप अलग अलग प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का विकास हुआ है। और मैंने कल आपसे बताया था कि इस प्रकार की 3 महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं या आर्थिक प्रणालियां पूरे विश्व के अलग अलग देशों में पाई जाती हैं। उनका नाम मैंने कल आपको बताया था। आज उसी से संबंधित बातों पे हम चीज़ों को आगे ले चलेंगे, और इसी पे आज हमारा वीडियो है। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि दुनिया के किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी अपनी एक विशेषता होती है, जिसको हम वहाँ की आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक प्रणाली कहते हैं। इस आधार पे दोस्तों, विश्व में मूलतः 3 प्रकार की आर्थिक प्रणालियाँ या 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं। इसके साथ साथ मैंने आपसे एक कम्युनिस्ट इकोनॉमी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था की भी बात की थी। 2-3 बातें उसके बारे में भी समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं कि विश्व के किसी भी देश में पाई जाने वाली आर्थिक प्रणाली, आर्थिक व्यवस्था या अर्थव्यवस्था या तो पूंजीवादी किस्म की होगी, या समाजवादी विशेषता वाली होगी, या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। तीनों अर्थव्यवस्थाओं की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, तीनों में कुछ मूलभूत अंतर हैं, और इसको देखने के बाद हम लोग विभिन्न परीक्षाओं में जो पहले प्रश्न पूछे गए हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ से अलग अलग प्रकार के कई प्रश्न पूछे गए हैं। और दोस्तों, इसके बाद फिर जो हमारा अगला वीडियो होगा वह मांग एवं पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई पर संबंधित होगा, उस पर आधारित होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि तीनों अर्थव्यवस्थाओं में क्या अंतर है। देखिए दोस्तों, इसको हम लोगों ने अलग अलग कॉलम में बांट के और तीनों में डिफरेंस के आधार पर समझने का प्रयास किया है। इससे 2-3 महत्वपूर्ण लाभ आपको होंगे। पहला तो ये कि यदि परीक्षा में क्वेश्चन को थोड़ा भी ट्विस्ट किया जाता है, यदि परीक्षा में किसी भी 2 प्रकार के अर्थव्यवस्था के बीच में अंतर के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप उसका भी जवाब दे पाएंगे। यदि एग्जाम में किसी एक ही सेगमेंट से, जैसे केवल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षणों के आधार पर प्रश्न पूछे गए, तो आप उसका भी जवाब दे पाएंगे। यानी क्वेश्चन चाहे सीधे सीधे पूछे जाए, चाहे ट्विस्ट करके पूछे जाए, अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आप किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। देखिए, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, पहले हम लोग उसकी विशेषताओं के बारे में समझते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां पे सरकार की भूमिका बहुत ही कम होती है। दोस्तों, कल मैंने आपसे एडम स्मिथ की चर्चा की थी। मैंने आपको बताया था कि एडम स्मिथ, जिन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का या कहिए अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, उन्होंने लेसे फेयर के सिद्धांत को बहुत ही प्रमुखता दी।
उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी देश की सरकारों को अपने यहाँ की अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, निजी क्षेत्रों को काम करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना चाहिए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रताएं देनी चाहिए। इसीलिए हम लोग एडम स्मिथ को हम लोग पूंजीवाद का जनक भी कहते हैं, कल मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसी सिद्धांत पर आधारित है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है दोस्तों जहां पर निजी क्षेत्र की प्रधानता होती है। यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था में जो संसाधन होते हैं, उन संसाधनों पर नियंत्रण या उनका आवंटन, या कहिए कि किन चीज़ों का उत्पादन करना है, ये सब इनसे जुड़ी हुई जो भी निर्णय हैं, वो सारे निर्णय निजी क्षेत्र के द्वारा लिए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे सरकार का हस्तक्षेप बहुत ही कम होता है। सरकार केवल वहीं पे हस्तक्षेप करती है जहाँ जैसे सरकार को राजस्व प्राप्त करना है, या कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जिससे देश में कोई संकट आ सकता है, परेशानी आ सकती है, उन्हीं चीज़ों में सरकार हस्तक्षेप करती है। सामान्यतः यहाँ पे सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होता है। तीसरी बात दोस्तों, यहाँ पे संसाधनों का जो आवंटन है, रिसोर्सेज का जो एलोकेशन है, वो बाजार तंत्र के द्वारा किया जाता है। बाजार तंत्र का मतलब मार्केट सिस्टम के द्वारा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में और किसके लिए उत्पादन किया जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि बाजार में किस वस्तु की किस मात्रा में मांग है, उसी के आधार पर यहाँ पूर्ति की जाती है। आप कह सकते हैं कि मांग और पूर्ति के आधार पर बाजार में जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, उन्हीं परिस्थितियों के आधार पर संसाधनों का आवंटन किया जाता है। दोस्तों संसाधनों के आवंटन के बारे में कल मैंने आपको बताया था। संसाधनों से के आवंटन से हमारा तात्पर्य क्या है? इससे हमारा तात्पर्य है कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में जिन चीजों की डिमांड होती है, जितनी मात्रा में डिमांड होती है, उसी मात्रा में जो उत्पादक है उनके द्वारा उत्पादन किया जाता है। ठीक है दोस्तों। चौथी बात, इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों देखिए, चूंकि यहाँ पे निजी क्षेत्र की प्रधानता होती है, निजी क्षेत्र की बाजार पे पकड़ होती है, और निजी क्षेत्र आप जानते हैं किस लिए काम करता है? निजी क्षेत्र का एकमात्र उद्देश्य होता है कि हम कैसे लाभ प्राप्त करें। तो दोस्तों इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। वो अपने लाभ को अधिकाधिक करना चाहते हैं। दोस्तों इस अर्थव्यवस्था के कुछ लाभ, कुछ प्रॉस हैं, इस अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ गुण हैं। क्या गुण है दोस्तों? क्योंकि इस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की प्रधानता होती है, इसलिए यहाँ पे कई अलग अलग एंटिटीज काम कर रहे होते हैं, इसलिए यहाँ प्रतिस्पर्धा की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। और दोस्तों आप जानते हैं कि जहाँ कहीं भी प्रतिस्पर्धा ज्यादा होगी, जहाँ कहीं भी कंपटीशन ज्यादा होगा, वहाँ लोगों के काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो इसके प्रतिस्पर्धा के साथ साथ यहाँ पे कार्यकुशलता भी अधिक होती है। और ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि यहाँ कई एंटिटीज काम कर रहे होते हैं। यदि आप कंपटीशन में अपने आप को अच्छा नहीं करेंगे, अपनी जो गुणवत्ता है उसको नहीं सुधारेंगे, अपनी कार्यकुशलता को नहीं सुधारेंगे, तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए सभी लोग यहाँ प्रयास करते हैं एक दूसरे से कंपटीशन के दौर में कि हम उससे बेहतर काम करें। तो निश्चित रूप से यहाँ पे कार्यकुशलता क्या होती है? अच्छी हो जाती है। अच्छा, अब कार्यकुशलता अच्छी हो जाने से भी क्या फायदे होते हैं? एक तो कार्यकुशलता जैसे ही अच्छी होगी दोस्तों, तो उससे उत्पादकता बढ़ जाएगी, वस्तुओं के उत्पादन करने की क्षमताएं बढ़ जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे काम करके और 10 पेन बना रहा है, यदि उसने अपनी एफिशिएंसी को, अपनी कार्यकुशलता को बढ़ा लिया कंपटीशन के कारण, तो निश्चित रूप से वो 10 की जगह पे ज्यादा पेन का उत्पादन कर पाएगा। ऐसा आपकी पढ़ाई के साथ भी होता होगा। जितना ज्यादा आपको एग्जाम में कंपटीशन मिलता है, आप अपनी एफिशिएंसी को उतना सुधारने का प्रयास करते हैं, और आपकी आउटपुट की कैपेसिटी क्या हो जाती है? वो भी बढ़ जाती है। और जब कार्यकुशलता बढ़ती है तो दूसरा, आपकी जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो क्वालिटी भी इम्प्रोवाइज हो जाती है, क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। तो इसके लाभ क्या मिले दोस्तों? इसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ने से कार्यकुशलता बढ़ेगी, इसके कारण उत्पादकता और गुणवत्ता भी पहले की तुलना में अच्छी हो जाएगी। उसके अलावा दोस्तों इसकी कुछ हानियां हैं, कुछ इसके कॉन्स हैं, नेगेटिव्स हैं। क्या हानि है? इसमें सामाजिक कल्याण कम होता है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो लाभ पे ज्यादा फोकस करता है, दूसरे लोगों के जीवन स्तर पे कैसा प्रभाव पड़ रहा है, लोग कैसा जीवन जी रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा उनको मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे सामाजिक कल्याण का स्तर कम होता है। सामाजिक कल्याण का स्तर कहने का मतलब है कि जो देश में रहने वाले वैसे तबके जो निचले स्तर का जीवन जी रहे हैं, उनके जीवन में सुधार की संभावनाएं कम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर होता है, जैसा मैंने कहा, वो लाभ पे फोकस करता है। वो ये नहीं कि गरीबी दूर करने के लिए कोई योजना चला देंगे, वो सड़क बनवा देंगे, वो बिजली की व्यवस्था कर देंगे, ऐसा ये नहीं करेंगे।
ये केवल अपने लाभ से मतलब रखते हैं, इसीलिए यहाँ पे सामाजिक कल्याण का स्तर कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा देखिए दोस्तों, इसमें एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि दुनिया में कौन से ऐसे देश हैं जहां पे इस प्रकार की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो 2-3 देशों का नाम ध्यान में रखना है। अमेरिका इसको लीड कर रहा है, आप जानते हैं। अमेरिका जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाता है। यूके यानी ब्रिटेन, ये भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाता है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इस तरह के देशों में हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को देख सकते हैं। दूसरी ओर दोस्तों, इसी के सापेक्ष एक और अर्थव्यवस्था है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाज को फोकस किया जाता है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र माने पब्लिक सेक्टर, मतलब वैसे क्षेत्र, वैसे कंपनीज, वैसे ऑर्गेनाइजेशन जिन पे सरकार का नियंत्रण ज्यादा से ज्यादा है। निजी क्षेत्रों का वहां पे प्रभाव कम है और सरकार का नियंत्रण ज्यादा है। ऐसे क्षेत्र यहाँ पे प्रमुखता से कार्य कर रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा, यहाँ पे सरकार का जो हस्तक्षेप है वो अधिक होता है, सरकार ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण रखने का प्रयास करती है ऐसी अर्थव्यवस्था में। तीसरी प्रमुख बात क्या है, यहाँ सरकार के द्वारा ही संसाधनों का आवंटन किया जाता है, यानी कि किस वस्तु का उत्पादन होगा, कितनी मात्रा में उत्पादन होगा और किसके लिए उत्पादन होगा, यह निर्णय सरकारों के द्वारा किया जाता है। निजी क्षेत्रों को इस मामले में बहुत कम अधिकार प्राप्त होते हैं। उसके अलावा दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण करना, सोशल वेलफेयर करना। यह इस बात पे फोकस रहता है कि देश में रह रहे लोगों के जीवन स्तर में कितना सुधार हो रहा है, ऊपर से लेके निचले स्तर तक के लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप देखते हैं जहाँ पे भी समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती है, वहाँ सरकारों के द्वारा गरीबी, बेरोजगारी, तमाम इस तरह की जो सामाजिक समस्याएं, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, इनको दूर करने के लिए तमाम तरह के योजनाओं का संचालन किया जाता है। दोस्तों, इसका एक बड़ी महत्वपूर्ण लाभ है। क्या लाभ है कि यदि किसी भी देश में सरकार सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से ही काम करेगी तो निश्चित रूप से वहाँ सामाजिक कल्याण का स्तर क्या होगा, अच्छा होगा। वहाँ गरीबी, बेरोजगारी की दर में कमी आएगी, वहाँ लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा, लोगों को पहले की तुलना में अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि इसका उद्देश्य ही यही होता है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे एक हानि है। क्या हानि है, क्योंकि यहाँ पे मूल रूप से सार्वजनिक क्षेत्र काम करता है, इसलिए यहाँ पे प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाती। और जब प्रतिस्पर्धा नहीं होती, आप जानते हैं कोई ऐसा एग्जाम जिसमें अगर कंपटीशन ना हो तो आप कितनी देर पढ़ेंगे, आप नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको पता चले कि एक वैकेंसी आई है, उसमें 1000 सीटें हैं और 1200 लोगों ने अगर फॉर्म अप्लाई किया, तो आप कहाँ पढ़ाई करेंगे, नहीं करेंगे। आप वैसे ही समझते हैं कि वहाँ पे तो हमारा सिलेक्शन बहुत लगभग होने को ही है, इसलिए आप ज़्यादा मेहनत नहीं करते। कंपटीशन कम होने से लोगों की एफिशिएंसी कम हो जाती है और उसका प्रभाव सीधे सीधे प्रोडक्टिविटी पे, उत्पादकता पे और गुणवत्ता पे, क्वालिटी पे सीधा सीधा दिखाई पड़ता है। तो ये इसके कॉन्स है, ये इसके नुकसान है। दुनिया के कौन से देश हैं जो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अडॉप्ट करते हैं, तो रसिया है, चाइना है ना, नॉर्थ कोरिया है, क्यूबा है, इस तरह के कई, लिथुआनिया है, कई ऐसे देश हैं जो समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ झुके हुए हैं, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था को ही प्राथमिकता देते हैं। दोस्तों, इससे अलग एक और अर्थव्यवस्था है जिसको भारत लीड कर रहा है, भारत जिसको अपनाता है, उसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। जैसा कि दोस्तों नाम से ही स्पष्ट है, यह मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित है, माने यहाँ पे अलग अलग चीजों का समायोजन होगा। तो ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ पे निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों साथ साथ काम कर रहे होते हैं। प्राइवेट सेक्टर भी काम करते हैं और पब्लिक सेक्टर भी काम कर रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दूसरी बात, यहाँ पे सरकार का हस्तक्षेप होगा कि नहीं होगा, तो हाँ होगा, लेकिन कम होगा, मध्यम होगा, मीडियम स्तर का होगा, ना तो बहुत ज्यादा होगा और ना बहुत कम होगा, मीडियम लेवल का सरकार का हस्तक्षेप होगा। तीसरी बात, यहाँ पे संसाधनों का आवंटन कौन करेगा, तो चूंकि यहाँ पे निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र प्रमुखता से काम कर रहे होते हैं, इसीलिए कुछ मामलों में निजी क्षेत्र संसाधनों का आवंटन करता है और कुछ मामलों में सार्वजनिक क्षेत्र संसाधनों का आवंटन करता है, यानी दोनों लोग मिलकर संसाधनों का आवंटन कर रहे होते हैं। तीसरी बात, अगली बात दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है, तो जैसे इसका उद्देश्य था लाभ कमाना और इसका उद्देश्य था सामाजिक कल्याण करना, वैसे ही दोस्तों यहाँ पे निजी क्षेत्र का उद्देश्य लाभ कमाना होगा और सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य सामाजिक कल्याण करना होगा। यानी इसका उद्देश्य क्या होगा, दोनों प्रकार के उद्देश्य यहाँ पे पाए जाएंगे। इसका लाभ क्या होगा, क्योंकि निजी क्षेत्र का जो उद्देश्य होता है लाभ कमाना, तो वो प्रतिस्पर्धा करेंगे, कई निजी क्षेत्र की कंपनियां काम कर रही होंगी, तो यहाँ पे आपको प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिलेगा, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का भी लाभ देखने को मिलेगा और समाजवादी अर्थव्यवस्था का भी लाभ देखने को मिलेगा, यानी दोनों प्रकार के लाभ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे।
और इसकी हानि क्या होगी इस आधार पे देखें तो चूंकि दोनों लाभ यहाँ पे मिलते हैं इसलिए इसकी कोई हानि इस आधार पे हम नहीं दिखा सकते। और दुनिया के प्रमुख देश कौन कौन से हैं जो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं, तो हमारे भारत में यह अर्थव्यवस्था पाई जाती है। हमारे आसपास के कई देशों में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इसके अलावा अर्जेंटीना में, ब्राजील में कई देश ऐसे हैं जो मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही अपनाते हैं। तो दोस्तों अगर हम अंतर की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि जहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र प्रधान होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकार प्रधान होती है, वही मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं। ठीक है। दूसरी बात, जहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप कम होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप अधिक होता है, वही मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप दोनों के बीच का होता है, मध्यम स्तर का होता है। जहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का आवंटन कौन कर रहा है, बाजार तंत्र के द्वारा किया जा रहा है, और समाजवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का आवंटन कौन कर रहा है, यहाँ पे सरकार के द्वारा किया जा रहा है। वही मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों के द्वारा मिलकर संसाधनों का आवंटन किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या दिखा हम लोगों को, अधिकाधिक लाभ प्राप्त करना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करना। और समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या उद्देश्य दिखा, सामाजिक कल्याण करना। और मिश्रित में क्या मिला, दोनों, यहाँ पे लाभ भी कमाने की बात होगी और सामाजिक कल्याण की भी बात होगी। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इसकी क्या विशेषताएं, खूबियां हैं, क्या इसके प्रॉस हैं, तो यहाँ प्रतिस्पर्धा अधिक होने से कार्यकुशलता बढ़ जाती है, उत्पादकता अधिक होती है, गुणवत्ता अधिक होती है, यहाँ सामाजिक कल्याण अधिक होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों होता है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो निजी क्षेत्र है उस निजी क्षेत्र की कार्यकुशलता अच्छी होगी, निजी क्षेत्र जहाँ पे काम कर रहा है कई सारा तो कंपटीशन अधिक होगा, कार्यकुशलता, उत्पादकता, गुणवत्ता अच्छी होगी। वहीं जो सार्वजनिक क्षेत्र है वहाँ पे सामाजिक कल्याण के पक्ष पे जोर दिया जाएगा। हानि क्या है दोस्तों, इसकी हानि क्या थी, सामाजिक कल्याण का स्तर कम होता है, क्यों, क्योंकि निजी क्षेत्र लाभ पे फोकस होता है। इसकी क्या विशेष हानि थी, इसमें उत्पादकता और गुणवत्ता कम होती है, क्यों, क्योंकि प्रतिस्पर्धा कम होती है। लेकिन चूंकि यहाँ पे दोनों उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, दोनों लाभ यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इस आधार पे यहाँ पे हानि नहीं दिखेगी। तो ये मूलभूत अंतर है दोस्तों पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बीच। ठीक है। कल मैंने आपसे बताया था कि इससे इतर एक और प्रकार की अर्थव्यवस्था की चर्चा हम करते हैं जिसे हम साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। साम्यवादी अर्थव्यवस्था, कम्युनिस्ट इकोनॉमी। दोस्तों कम्युनिस्ट इकोनॉमी के बारे में दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला तो ये कि एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था है, ये केवल यूटोपिया है, ये केवल कल्पना के आधार पे इसको विकसित किया गया। दुनिया के किसी भी देश में व्यवहारिक रूप में यह नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता अभी आप समझेंगे। तो ये काल्पनिक अर्थव्यवस्था है। दूसरा, इसके बारे में कार्ल मार्क्स ने एक सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था का दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को इस प्रकार का मॉडल अपनाना चाहिए। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, तो दो विशेषताओं की यहाँ पे हम स्पष्ट विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। एक, इसमें निजी संपत्ति का अभाव होता है, माने किसी भी व्यक्ति के पास प्राइवेटली कुछ नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने एक घर अपने नाम से खरीदा तो आप कहते हैं ये मेरी निजी संपत्ति है। आपने एक कार अपने नाम से खरीदा तो आप कहते हैं ये मेरी निजी संपत्ति है। आपने कोई जमीन खरीदा, आप कहते हैं ये मेरी निजी संपत्ति है। आप बैंक में कुछ पैसा रखते हैं, आप बोलते हैं ये मेरी निजी संपत्ति है। तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था में कार्ल मार्क्स का कहना है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था होगी जिसमें किसी व्यक्ति के पास अपना कुछ नहीं होगा। और क्या होगा, इसमें सामुदायिक स्वामित्व की अवधारणा होगी, यानी सभी चीजों पे सभी लोगों का बराबर नियंत्रण होगा। मतलब समझ रहे हैं, मतलब अगर भारत में 5000 कार है तो उस कार पे सभी लोगों का अधिकार होगा। कोई एक व्यक्ति नहीं बोल सकता कि ये कार मेरी है, उसको जिसको जब जरूरत होगी वो उसका इस्तेमाल कर लेगा। ठीक है, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है लेकिन व्यवहारिक रूप में इसको लागू करना संभव नहीं है दोस्तों। इसीलिए ये दुनिया के किसी भी देश में व्यवहारिक रूप से नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये दुनिया की अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं थी। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों, उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना, जिसको भारत ने अपनाया है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में एक बात और आप जान लें कि ये तो आप समझ गए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, जहां पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था साथ साथ पाया जाता है, या जहां निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों साथ साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि चूंकि भारत में इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो हम लोगों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। ठीक है, और जब हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया तो 1947 में देश आजाद होने के बाद 1947 में हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया तो जरूर,
इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र यानी पूंजीवादी और समाजवादी दोनों की विशेषता थी, लेकिन हमारा इस समय झुकाव समाजवाद की ओर ज्यादा था। तो 1947 में हमने जो इसे अपनाया, इसमें हमारा झुकाव समाजवाद की ओर अधिक झुकाव था। इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे दोस्तों, अधिक झुकाव था। और क्यों अधिक झुकाव था इसको आप स्पष्ट कर सकते हैं कि देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, उस समय दो बातें थी। पहली बात तो ये कि अंग्रेज देश छोड़ के चले गए थे और अंग्रेजों ने इस देश को आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा खराब स्थिति में छोड़ा था। हमारे पास संसाधन कम थे, हमारे साथ सामने चुनौतियाँ बहुत थी, गरीबी ज़्यादा थी, बेरोजगारी ज़्यादा थी, लोगों के पास शिक्षा का अभाव था, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, तमाम तरह की परेशानियाँ थी। ऐसी स्थिति में सरकार को सामाजिक कल्याण करना था। सामाजिक कल्याण हमारे लिए बहुत प्रमुख था। तो ये जरूरी था कि जो भी कामकाज हो सरकार के नियंत्रण में हो, क्योंकि हम जानते हैं कि निजी क्षेत्र लाभ पे आधारित काम करता है, तो हम इन सारे काम को निजी क्षेत्र के लिए नहीं छोड़ सकते थे। तो हमने कहा कि हम समाजवाद की विचारधारा को अपनाएंगे। लेकिन दूसरी ओर आप जानते हैं दोस्तों कि सरकार के पास रिसोर्स भी लिमिटेड था, सरकार अपने स्तर से सारे कामकाज नहीं कर सकती थी, तो निजी क्षेत्र को भी इन्वॉल्व करना जरूरी था। तो हमने क्या किया, हमने दोनों के मिक्सचर को अपनाया। लेकिन चूंकि हमारा प्राइम फोकस इस समय लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना था, देश की स्थिति खराब थी, इसलिए हमारा झुकाव किधर रहा, समाजवाद की ओर रहा। इसीलिए आप सुनते होंगे कि आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे आगे वीडियो में कि जब हमारे देश में औद्योगिक नीतियां बनाई गई, तमाम तरह की जो आर्थिक नीतियां बनाई गई, उसमें सरकार का नियंत्रण ज्यादा रहा। हम लोगों ने लाइसेंसिंग की प्रणाली अपनाई, हम लोगों ने उसको कहते हैं इंस्पेक्टर राज अपनाया, हम लोगों ने सभी चीज़ों के लिए लाइसेंस देना शुरू किया, उत्पादन पे हमने नियंत्रण स्थापित किया। तो कुल मिला के हम ऐसा कह सकते हैं कि 1947 में हमने जो अर्थव्यवस्था का ढांचा मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में अपनाया, उसका झुकाव समाजवाद की ओर अधिक था, समाजवादी अर्थव्यवस्था को हमने अपनाया। और 1947 से लेके 1991 तक, 1991 के बाद हम यहाँ लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 1991 तक, 47 से 91 तक यही मॉडल रहा। हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि 1991 ईस्वी हमारे देश की अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस समय हमारे देश में एक बड़ा आर्थिक सुधार किया गया, जिसे हम फर्स्ट जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म, प्रथम पीढ़ी के आर्थिक सुधार, या LQP, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। हम लोगों ने उस समय काफ़ी व्यापक स्तर पे आर्थिक सुधार किया। हम लोग आगे के किसी वीडियो में इस टॉपिक को जरूर देखेंगे। तो 1991 में जब हम लोगों ने आर्थिक सुधार किया, तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही रही कि जो सरकार का नियंत्रण हमारी अर्थव्यवस्था में था, जो हमारा झुकाव समाजवाद की ओर था, हमने उसको धीरे धीरे कम करना शुरू किया। और हमने क्या किया, हमने निजी क्षेत्रों को प्राथमिकता देना शुरू किया, निजी क्षेत्रों के लिए हमने ज़्यादा अवसर उत्पन्न करना शुरू किए। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 1991 के बाद जो हमारी अर्थव्यवस्था का जो विकास हुआ, या हमारी अर्थव्यवस्था में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, चेंजेस आया, वो थी तो मिश्रित अर्थव्यवस्था आज भी है, बट इसका झुकाव जो है वो समाजवाद से किधर चला गया, पूंजीवाद की ओर झुकाव हो गया, पूंजीवाद की ओर झुकाव। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना है कि 1947 से 1991 तक हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में समाजवाद की ओर अधिक झुके हुए थे, और 1991 के बाद यानी आर्थिक सुधार के बाद हम पूंजीवाद की ओर अधिक झुक गए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि कम शब्दों में मैंने इसको समझाने का प्रयास किया। एक छोटा सा वीडियो मैंने सोचा इस पे बना दूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। और दोस्तों, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं 2-4 क्वेश्चन उस पर डिस्कस कर देता हूं, मेरे सामने है। आप अगर घटना चक्र यूज करते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को अरेंज किया गया। आप कोई भी किताब यूज करते हैं अगर प्रीवियस ईयर के पेपर्स के लिए, तो आपको उसमें दिखाई पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं 2-3 प्रश्न आपको डिस्कस कर देता हूं दोस्तों। देखिए, 1999 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एक एग्जाम में, LDA के एग्जाम में एक सवाल पूछा गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं। आप अब जब आप इसको समझ चुके हैं तो आप बहुत आसानी से इसका उत्तर दे देंगे। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है जहां कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे कहीं कृषि और उद्योग पे फोकस बात मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए नहीं है। दूसरा ऑप्शन है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक के साथ साथ, सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ पब्लिक सेक्टर भी विद्यमान हो। तो देख रहे हैं दोस्तों,
यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ आगे 2 ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हालांकि 2 और ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा ऑप्शन है जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो, तो ये बिल्कुल कहीं पे इसकी कोई चर्चा नहीं है। चौथा ऑप्शन है जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो, तो इसकी भी कोई बात नहीं है, वो पॉलिटी का बात है, संघवाद की बात है, उससे यहाँ कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों साथ साथ जहाँ पाए जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ये प्रश्न यूपी पीएससी प्री 1990 में, यूपी के एलडीए के एग्जाम में 2006 में और उत्तराखंड के एलडीए के एग्जाम में 2007 में पूछा गया है। प्रश्न है मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य, लगभग वही प्रश्न है। ऑप्शन है लघु एवं वृहद दोनों उद्यमों की विद्यमानता, तो ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं है। दूसरा ऑप्शन है निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता, यही उत्तर होगा दोस्तों हमारा दूसरा वाला। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन है प्राथमिक एवं द्वितीय दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता, इससे कोई लेना देना नहीं है। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में कोई नहीं, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन होगा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र। ध्यान रखिएगा जब भी मिश्रित अर्थव्यवस्था पूछे तो या तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की विद्यमानता ऑप्शन में रहेगा या पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण, ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिर एक प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। ऑप्शन है दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं दोस्तों सी मिश्रित अर्थव्यवस्था इसका उत्तर होगा। यूपी पीएससी प्री के 2015 के री एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यूपी पीएससी मेंस 2013 में प्रश्न पूछा गया है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, ऑप्शन सुनिए दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है वृहद एवं कुटीर उद्योगों का सह अस्तित्व, नहीं होगा। आर्थिक विकास में विदेशों का सहयोग, यह भी नहीं होगा। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, बिल्कुल यही उत्तर होगा। तो ये उत्तर हमारा निकल जाएगा। इसके अलावा यूपी पीएससी 2013 के मेंस में एक और प्रश्न पूछा गया है भारत की अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन है उदारवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 53 से 55वें बीपीएससी प्री के 2011 में प्रश्न पूछा गया है भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, समाजवादी, गांधीवादी, मिश्रित या स्वतंत्र। तो मिश्रित। तो देख रहे हैं दोस्तों थोड़ी सी बात जान के आप इससे जुड़े हुए किसी भी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो पाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप में से जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगामी जो भी वीडियोस हम अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें और आप अपनी परीक्षा के लिए अपनी पढ़ाई को और मजबूत कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं पुनः आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने परीक्षा में अच्छा परफॉर्म करें और निश्चित रूप से अंतिम रूप से आपको सफलता मिले। और दोस्तों वर्तमान समय में हम सभी लोगों को सुरक्षित रहना है, घर में रहना है, तो आप भी घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।